सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना मैं आप सभी को देना चाहता हूं। समस्त देशवासियों से विशेष करके मेरा एक ही आग्रह, आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं। भारत ने हमें विरासत में एक संविधान दिया है और संविधान का पालन करने के लिए कानून की व्यवस्था दिया है। संविधान हमें आदेश और निर्देश देता है और उसका उल्लंघन अगर होता है तो कानून सजग प्रहरी के रूप में उसका संरक्षण करता है। आज बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि कहीं भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि भ्रष्टाचार से अछूता हो, अन्याय उस क्षेत्र में न हो, अत्याचार उस क्षेत्र में न हो, मानवीय मूल्यों का संरक्षण नहीं, मानवीय मूल्यों का उत्पीड़न और मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है। ये वर्तमान समय में ही नहीं, आजादी के पश्चात से ये सिलसिला जारी रहा। कमोवेश कभी कम रहा और कभी ज्यादा रहा। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेष करके कि इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन, इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कृत कार्रवाई क्यों नहीं। बहुत ही खुली किताब के जैसे मुझे ये कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, ये सारी बुराइयों की जड़ है। पुनः मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूं, संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, ये सारी बुराइयों की जड़ है। विरासत में हमें वो संविधान मिला है जिस संविधान के मौलिक अधिकार का अगर संरक्षण कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति आज़ादी महसूस करेगा और उसकी दिल से स्वीकृति होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चाहे बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ही क्यों न हो, वो चाहे हमारी कोई ऐसी सरकारी संस्थाएं शासन के अंतर्गत क्यों न हो, प्रशासन के अंतर्गत क्यों न हो, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत क्यों न हो, दम तोड़ती न्याय व्यवस्था को लेकर के शासन स्तर पर भी आवाज उठती है, प्रशासन स्तर पर भी आवाज उठती है और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय से जुड़े लोगों द्वारा भी आवाज उठाई जाती है। फिर जिम्मेदार इसके लिए है कौन? न्याय व्यवस्था के लोग कहते हैं कि न्याय नहीं मिलता है, न्याय के अंतर्गत भ्रष्टाचार है। प्रशासन के लोग कहते हैं कि प्रशासन के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है। शासन के अंदर लोग कहते हैं कि व्याप्त भ्रष्टाचार है। अगर हमारी इन संस्थाओं के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, तो फिर हमारा देश का नागरिक ये साधारण जीवन कैसे जीता है, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत ही दुखद स्थिति है समस्त भारत के लोगों की। इसका कारण क्या है? मैं उस कारण पर आज प्रकाश डालना चाहता हूं, विशेष करके बल दे करके, जिसमें कहीं न कहीं से हमारी हिस्सेदारी होती है। वो हिस्सेदारी मजबूरी के कारण भी हो सकती है, दबाव के कारण भी हो सकती है, समझ के कारण भी हो सकती है, लेकिन है। हमें भी उस पर मंथन करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि सुधार
कि प्रक्रिया के लिए अगर प्रबल आवाज़ उठानी है तो स्वयं अपने आप से उठानी है और इंगित करना है। एक स्वर में इंगित करने की ज़रूरत है कि संविधान हमें जो विरासत में मिला है उस संविधान को इग्नोर करके, उसके फंडामेंटल राइट को इग्नोर करके किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी, सक्षम अधिकारी क्यों न हो, उसे इग्नोर करके कृत कार्रवाई कैसे की गई, यहीं से हमें आरंभ करना होगा सुधार की प्रक्रिया को। यहीं से आरंभ करना होगा हमें भ्रष्टाचार पर, अन्याय पर, अत्याचार पर। संविधान का उल्लंघन होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, चुनाव के अंतर्गत नंबर 2 के पैसे खर्च होते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार यहीं जन्म लेता है। और जब भ्रष्टाचार यहाँ जन्म लेता है तो उस भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं हमारी हिस्सेदारी होती है। उस मतदान में सक्रिय होकर के प्रतिनिधि का चुनाव करना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वो दबाव में भी हो सकता है, अधिकारों के दुरुपयोग के अंतर्गत हो सकता है, परिस्थितियां ऐसी बनाई जा सकती है कि विवशता हो सकता है। दिल की स्वीकृति के लिए हमें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, शिक्षण नहीं दिया जाता है, यह भी मूल कारण हो सकता है। विभिन्न कारणों से हम मतदान करते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो खुलेआम चुनाव के अंतर्गत चुनाव आयोग के आदेश निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव लड़ते हैं, और उस चुनाव आयोग के अंतर्गत बैठा हुआ सक्षम अधिकारी, जिसे हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में मानते हैं, अगर लाइन ऑफ एक्शन नहीं लेता है तो निश्चित रूप से प्रथम जिम्मेदारी उस व्यक्ति की हुई, पीठासीन अधिकारी की हुई। जब इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है, जब आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन की सूचनाएं आती है, समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायत की जाती है व्यक्तियों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, फिर हमारी संस्था के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाइन ऑफ एक्शन क्यों नहीं लेते? भ्रष्टाचार तो यहाँ से आरंभ होता है। यहाँ मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सक्षम अधिकारी को अपने नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का अनुपालन पूरी नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी। अगर नहीं करता है तो ये संविधान का उल्लंघन होता है, और यही संविधान का उल्लंघन देश के लिए अभिशाप साबित होता है। अयोग्य प्रत्याशी का चयन होता है। अयोग्य प्रत्याशी अगर शासन के अंदर जाता है तो संविधान और नियम कानून की उसकी समझ कितनी होगी, ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं यहाँ मानता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन अगर हमारी इस व्यवस्था को संचालित करता है, अगर इसमें कोई त्रुटियां होती है जिससे मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, लोकतंत्र की हत्या होती है, भ्रष्टाचार जन्म लेता है, अन्याय और अत्याचार होता है, मेरी न्याय प्रणाली कहाँ होती है? माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों से मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस समय लाइन ऑफ एक्शन स्वयं संज्ञान में लेते हुए क्यों नहीं कृत कार्रवाई की जाती है, जो कि भ्रष्टाचार के नियंत्रण पर कारगर साबित हो, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति, फंडामेंटल राइट का संरक्षण हो, और विधि के अंतर्गत की गई कृत कार्रवाई को पूरा देश देखे और देश की जनता की आस्था
अदालत से जोड़े। भ्रष्टाचार तो यहीं से आरंभ होता है। आज जरूरत है पैनी नजर के साथ सभी सक्षम अधिकारियों को अपनी कृत कार्रवाई पर ध्यान देने की। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं उन सक्षम अधिकारियों से, चाहे किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं, शासन के स्तर पर हों या प्रशासन के स्तर पर हों, कहीं किसी तरीके की कोई विसंगतियां होती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? इसकी सबसे पहली जवाबदेही हमारी शासन और प्रशासन की है, हमारी न्याय व्यवस्था की है। अगर हमारी संस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होने लगती हैं, बैठे हुए सक्षम अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करने लगते हैं, नैतिकता का परिचय देते हुए, संविधान और कानून का संरक्षण करते हुए अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं, तो भारत के अंदर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, अन्याय पर नियंत्रण होगा, अत्याचार पर नियंत्रण होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जरूरत है अपने दायित्व के निर्वहन की, जरूरत है पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने की। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि संविधान चाहे कितनो अच्छा हो, कानून चाहे कितनो बेहतर हो, लेकिन अनुपालन करने वाले लोग ईमानदारी और नैतिकता के साथ कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जस्टिस नहीं मिल सकता। आज हमारे देश के अंदर यही स्थिति है। एक सिंपल सी बात मैं कह करके अपने बातों को विराम दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एक क्षेत्र की मैं चर्चा करना शुरू करूंगा तो अतिक्रमण को लेकर के पूरे देश के अंदर हाहाकार की स्थिति है। विनाश के आधार पर विकास की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए शासन की व्यवस्था है, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है। वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि सैकड़ों साल से आज सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके लोग अपना आशियाना बना करके रह रहे हैं? 100 साल पहले हमारी सरकार कहाँ थी? 50 साल पहले कहाँ थी? 20 साल पहले कहाँ थी? कहाँ था शासन? कहाँ था प्रशासन? कहाँ थी हमारी न्याय प्रणाली? अगर अतिक्रमण हुआ तो किस रूप में हुआ? इसके लिए जिम्मेदार कौन? पहले जिम्मेदारियां सुनिश्चित होनी चाहिए। जिम्मेदारियां सुनिश्चित होने के साथ साथ कृत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शासन के स्तर पर हमारा सांसद हो, विधायक हो या पार्षद ही क्यों न हो, प्रशासन के स्तर पर हमारा जिला अधिकारी हो, एसएसपी हो या थाना इंचार्ज क्यों न हो, बहुत ही बारीकी से इस विषय पर ध्यान देते हुए और कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि अतिक्रमण की प्रक्रिया पर विराम लग सके। आज उन्हें निरीह कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, जिन्होंने कि 50 साल पूर्व अपने आशियाने का निर्माण उस जमीन पर किया था। सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन, पब्लिक इंटरेस्ट को नकार करके और उस जमीन का कहीं अगर मैं कहूं कि किसी रूप में उपयोग करना उचित है, तो यह कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका के स्तर पर चाहे जिस स्तर से सरकार की नीतियां हो, वो नीतियां मानवीय मूल्यों के संरक्षण की नीतियां होती है। विकास की नीतियां हमारी विनाश के आधार पर नहीं हो सकती है। तो अगर व्यक्ति परेशान होता है, समाज परेशान होता है, देश में अगर अस्थिरता पैदा होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हमारी पूरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बड़ी ही गंभीरता से चिंतन करना होगा और रास्ता निकालना होगा कि अतिक्रमण की कृत कार्रवाई करने के पूर्व समस्त जिम्मेदार लोगों पर भी कृत कार्रवाई होनी चाहिए और स्थापित लोगों को कहीं स्थापित करते हुए, उनके रोजी रोजगार को स्थापित करते हुए, अगर संभव हो तो अतिक्रमण की कार्रवाई के पूर्व ये सारी व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए, और नहीं तो नई दिल्ली, नई इंदौर, नई काशी के तर्ज पर विकास की बातों को
आगे बढ़ाते हुए शहरों का, गलियों का शहर हो या छोटे छोटे हमारे कस्बे हों, अतिक्रमण को, कृत्य कार्रवाई को निश्चित रूप से रोकने पर विचार करना चाहिए। तोड़ फोड़ की कृत्य कार्रवाई को रोकने पर विचार करना चाहिए। ये तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि अतिक्रमण जिसे हम कहते हैं वहाँ पर सैकड़ों वर्ष से स्थापित, 50 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष से स्थापित लोगों को न्याय नहीं मिलता। उन्हें स्थापित करते हुए, अगर उनकी दुकानें हैं तो दुकान देते हुए, उनके रोजी रोजगार को देते हुए आर्टिकल 21 के अंतर्गत उनके हितों को संरक्षित करते हुए कृत्य कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर संभव हो तो अतिक्रमण की, तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर विराम लगाते हुए विकास की बातें नई काशी के तर्ज पर करने की ज़रूरत है, नए शहर के नामकरण के आधार पर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे दायरे बढ़ सकें और किसी को भी कहीं किसी रूप में क्षति न हो सके। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विषय पर विशेष करके ध्यान आकर्षित करनी चाहती है। शासन और प्रशासन के स्तर पर सक्षम नेतृत्व का और सक्षम अधिकारियों का। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।